हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव लर्निंग में पहले तो देखिए, जेम्स हटले 1998 में जेम्स हटले ने एक परिभाषा दी थी, यानी इस पे काम किया था। क्या काम किया था? हैज यूजफुल द ड्रॉन नो आउट सम ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड। इससे संबंधित था। इसने क्या संबंध दिया था? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपसे पूछ लिया जाए ये किस पे काम किसने किया था? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एसोसिएट कौन था? तो यहाँ पे जेम्स हटले था। तो देखिए, अब इसके बाद में इसने डेफिनेशन दी थी। किसने? जेम्स हटले ने। क्या दी थी? इसको याद कर लेना। लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेरेंस एक्सपेक्टेशन एंड मैचिंग द कनेक्शंस ऑफ एक्वायरिंग हाइब्रिड लर्निंग acquire of plans and strategy and prior knowledge is the important। ये डेफिनेशन थी। अब देखो, हैबिट क्रो एंड क्रो में भी आती है, तो लेकिन इसको थोड़ा सा अलग है ये परिभाषा कि लर्निंग क्या है? रिजल्ट, परिणाम देती है, और इन्फ्लुएंस के संदर्भ में एक्सप्रेशन यानी आशाओं से भरी हुई, एंड मेकिंग कनेक्शन किसी चीज को जोड़ते हुए, एंड अक्वायरिंग हैबिट यानी आदत को प्राप्त करना, लर्निंग एक्वायर यानी किसी अधिगम को जीवन से जोड़ना, एंड स्टेज ऑफ प्रायर नॉलेज और प्राथमिक नॉलेज से। यह इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इस पे काम किसने किया था? जेम्स हटले ने इस पे काम किया था। अब इसके बाद देखिए, इंस्ट्रक्शंस शुड बी द वेल ऑर्गेनाइजेशंस दैट द इजी टू द लर्न एंड टू द रेनफोर्समेंट। ये क्या था? जेम्स हटले ने ये बात तो कह दी थी। क्या कह दी थी? कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ही लर्निंग एसोसिएट होती है, लेकिन इस पे जो इसके मेन प्रिंसिपल दिए थे, वो मेन प्रिंसिपल ये थे कि इंस्ट्रक्शन का शुड बी वेल, और कि इंस्ट्रक्शन कैसे होने चाहिए? वेल ओरिजिनेट के आधारित होने चाहिए, एंड दैट द इजर टू द लर्न एंड टू द रिमेंडिंग यानी किसी व्यक्ति इसको सीखने में, अधिगम करने में क्या हो रहे? आसान रहे। तो इंस्ट्रक्शन कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए, वेल ओरिजिनेट होने चाहिए, सह संगठित होने चाहिए। सेकंड पॉइंट दिया था इसने, इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियरली। कैसे होने चाहिए? क्लियरली होने चाहिए, स्पष्ट, एंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मैटर पे आधारित होनी चाहिए, आर सेड टू हैव इनहेरेंट द स्ट्रक्चर लॉजिक रिलेशन बिटवीन द आइडिया एंड कंसेप्ट। यानी ये कहना चाहता है स्ट्रक्चर स्पष्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर पर आधारित होने चाहिए, और इनमें लॉजिकल तर्क संबंधी बातें भी इसमें निहित होने चाहिए। किन पे निहित होने चाहिए? आइडिया और कंसेप्ट यानी विचार और अवधारणाओं पर ये आधारित होने चाहिए। इसने ये बात तो कह दी थी। किसने? जेम्स हटले ने ये पॉइंट दिया था। फिर इसके बाद में देखो, थर्ड पॉइंट, इंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसर्न यानी इसमें चिंतित किया जाता है विद द एक्सपीरियंस, किसका? अनुभव का, एंड कॉन्स्ट्रक्ट और के संदर्भ में, दैट मैं विद स्टूडेंट बिल्डिंग द एंड एबल टू द लर्न। जो क्या होती है? स्टूडेंट की उसकी सीखने की बिल्डिंग होती है, यानी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि बच्चा इसमें सीखने के लिए उत्सुक है कि नहीं है। तो वो बच्चे की, स्टूडेंट की बिल्डिंग पावर पर ये डिपेंड करता है। क्या? इंस्ट्रक्शंस। तो ये बात इसने कह दी थी। फिर चौथा पॉइंट देखिए, डिफरेंट बिटवीन द इंडिविजुअली आर इंपॉर्टेंट, दे आर वेल अफेक्टेड द लर्निंग। यानी व्यक्तिगत जितने भिन्न भिन्न होंगे, तो वो भी लर्निंग को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। अफेक्ट यानी प्रभावित करेगा। यानी जितने प्रकार की लर्निंग इंडिविजुअली रूप से क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो वो क्या करेगा? स्टूडेंट के लिए दे विल बी अफेक्ट लर्निंग। यानी दे किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए, यानी वे उसके लिए, बच्चे के लिए लर्निंग में अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। अब इसके बाद में देखिए बूनर। इसके बाद में अपन बात करते हैं बूनर। बूनर ने इस कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में कितने दिए थे? 6 इंडिकेट दिए थे। कितने दिए थे इसने? 6 इंडिकेट दिए थे। किसके बारे में? कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इसने दिए थे कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बूनर के द्वारा 6 इंडिकेट दिए गए थे। जिसमें से पहला है रेस्पॉन्डिंग टू द स्टूडेंट्स इन वेरिएट वेज रादर देन ऑलवेज इन द वे। यानी रेस्पॉन्डिंग यानी किसी चीज की प्रतिक्रिया छात्र को दी जाती है, वो कैसी होनी चाहिए? वेराइड होनी चाहिए, यानी अलग अलग, यानी विविध प्रजातियों के अनुसार होनी चाहिए। यानी एक प्रजाति नहीं होनी चाहिए, यानी एक चीज नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट को रेस्पॉन्डिंग किसी कार्य में प्रतिक्रिया करवाते हो, तो वह कैसी होनी चाहिए? वेराइड होनी चाहिए। यानी वेराइड यानी अलग अलग प्रकार के वे पे आधारित होनी चाहिए। ऑलवेज द सेम वे, जो हमेशा कैसी होती है? समान वे के अनुसार होती है, उसके बजाय
उसके समान वे के जो हम हमेशा क्या करते हैं, बच्चों को एक चीज सिखाते रहते हैं, थोपते रहते हैं कि बच्चे ये रट ले, लेकिन वो उसको नहीं करना चाहिए। उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, वेराइट वे जो होनी चाहिए, है ना। इसके बाद में देखो एंटरटेनिंग इवेंट इट्स अ स्टोर सिस्टम्स, यानी किसी चीज को एंटरटाइजिंग करते हैं, यानी हम उसको उस बच्चे के रूप में उसको जीवन में दिखाते हैं, यानी दखल दिलाते हैं। तो वो कैसे होनी चाहिए, स्टोर सिस्टम, यानी बच्चे के माइंड में वो बैठनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने बता दिया और वो बच्चे के बैठा ही नहीं, उसको मतलब ऐसी चीज ऐसी रूप में सिखाइए बच्चे को जो उसके लिए जीवन में प्रतीकात्मक बन जाए, यानी उसके जीवन के शैली से जोड़कर उसको किसी चीज को सिखाओ। तो कैसा बनना चाहिए, स्टोर सिस्टम के आधारित उसको सिखाना चाहिए। दैट कॉरस्पॉन्डेंट टू द एनवायरमेंटल, और किससे हो जाए वो कॉरस्पॉन्ड एनवायरमेंटल, यानी पर्यावरण से, वो वातावरण से उसका लगाव हो जाए। थर्ड पॉइंट देखिए, इंक्रीज द कैपेसिटी, यानी वृद्धि करनी चाहिए उसकी क्षमता में फॉर द लैंग्वेज, यानी उसकी भाषा है उसकी भाषा में वृद्धि करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, सिस्टमेटिक इंटरैक्शन विद द ट्यूटर, क्या है ये, पेरेंट्स, क्या है पेरेंट्स ट्यूटर, पेरेंट्स होना चाहिए, टीचर्स एंड अदर्स रोल पे मॉडल पर आधारित होने की। यानी आप बोलना ये कहना चाहता है कि यदि आप इस सिस्टमेटिक किसी चीज को सिखाते हो तो वो कैसे होनी चाहिए, बच्चे के माता पिता, अध्यापक और अदर रोल मॉडल और उसके अन्य मॉडल पे आधारित वो चीज होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, लैंग्वेज हैज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द ऑर्डरिंग द एनवायरमेंटल, यदि भाषा है तो भाषा को एक संकेत यानी एक ऑर्डर क्रम में बताइए, यानी एक व्यवस्थित क्रम में पर्यावरण पर आधारित उसको सिखाइए। लास्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू डील विद द मल्टीप्लाई डिमांड्स, यानी बच्चे की भावनात्मक गुणात्मक को ध्यान में रखते हुए टीचिंग में वृद्धि करवाई जाए, यानी उसको सिखाना चाहिए। तो प्लीज लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए वर्ड स्ट्रेस के बारे में रूल्स नंबर 3 4 वर्ड्स जिसके अंत में क्या आती है, मनी आ जाए, क्या आ जाए, अंत में मनी आ जाए, तो सिलेबल कहां पे आएगा, फर्स्ट स्ट्रेस, फर्स्ट सिलेबल पे आएगा। जैसे पैट्रीमनी, अब देखो पैट्रीमनी, तो यहाँ पे सिलेबल कहां किस पे आएगा, फर्स्ट सिलेबल, यानी फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट सिलेबल, यानी यहाँ पे जिस शब्द के अंत में मनी आ जाए तो सिलेबल कहां आएगा, फर्स्ट पे आएगा, ठीक है ना। आप बीच के लगा देना मनी आते ही। यदि इनसे पहले एक ध्यान करना, यदि इनसे पहले कोई वो आ जाए, क्या उपसर्ग आ जाए, तो उपसर्ग छोड़ के उसके बाद में लगेगा, है ना। लेकिन वर्ड बनना चाहिए, शब्द बनना चाहिए, मूल शब्द बनना चाहिए। जैसे टेस्टी मनी, जैसे इसको मनी को हटा दिया तो ये मनी है अंत में, और टेस्टी क्या है, मूल शब्द है, तो ऐसे मूल शब्द बनना चाहिए। एंटी मनी, एंटी मूल शब्द है, और मनी यहाँ पे लास्ट है, मनी हारमनी, पैरी मनी, यहाँ पे मनी पी पे आ जाएगा। इसी प्रकार रूल नंबर 5, जिसके अंत में GON आ जाए, GEON आ जाए, सेकंड लास्ट लेवल पर वर्ड स्ट्रेस आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, GON ये आ गया लास्ट में, तो सेकंड लास्ट क्या होगा, ब्लडिजन। देखो ब्लडिजन यहाँ पे शुरू, ब्लडिजन शुरू, मतलब ये कहना चाहता है सेकंड लास्ट लेवल पर आएगा। जैसे बर्जियन, अब देखो GN, ये लास्ट GN है, लेकिन बर्जियन, तो इसमें कितने सिलेबल में, बर्जियन, अरे कितने सिलेबल में, 3 सिलेबल है, तो 30 लास्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल क्या होगा, बर्जियन, सेकंड सिलेबल ये तो हुआ। इसी प्रकार ब्लडिजियन, इसी ब्लडिजियन में क्या हुआ, सेकंड सिलेबल ये हुआ। इसी प्रकार डडजियन, ये लास्ट का, ये डडजियन, तो डी पे हो जाएगा, डडजियन, ये हो गया। इसी प्रकार एंड्स में डबल ओ आ जाएगी, सीधा नियम है, उससे लास्ट लेवल पर भी आपको सिलेबस आ जाएगा। जैसे बेम्बो, यहाँ पे लास्ट लेवल क्या है, बी है, इस पे आ जाएगा। इसी प्रकार